हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कितने तरह की होती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसको हम फॉलोइंग टाइप के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, पहले जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस होती है वो हो सकती है वो शायद कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, या फिर केमिकल रिएक्शन का जो सेकंड टाइप हो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड केमिकल रिएक्शंस हो सकती है कि वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो। और फोर्थ होता है कि जो केमिकल रिएक्शन का जो फोर्थ टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो ये जो रिएक्शंस के जो टाइप्स जो होते हैं उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं मतलब किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से उनका ब्रेकअप होता है और किस तरीके से एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को हमने इन फॉलोइंग टाइप के अंदर क्या किया है, क्लासिफाई किया है। ओके, केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, दो केमिकल रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, दो या दो से ज्यादा केमिकल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और ये दोनों रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो दोनों रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइंड होकर एक नया क्या बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। या फिर नया जो कंपाउंड सिंथेसिस होता है इसलिए इसको हम बोल देते हैं सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिकम्पोजिशन का होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स जो होता है वो क्या होता है, अपने एलिमेंट या अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन सा है, ए बी है। ओके, तो ये क्या होगा कि जब इसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी तो क्या हो जाएगा, अपने एलिमेंट या फिर अपने जो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ए और बी के अंदर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे ना, इस रिएक्टेंट के अंदर, वो सारे क्या होंगे, या जितने भी एलिमेंट्स ये मिलकर बना है वो सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक होकर अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब जो सिंगल रिप्लेसमेंट थर्ड टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक मतलब रिएक्टेंट मतलब दो रिएक्टेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, फिर इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक मतलब जो रिएक्टेंट जो होता है उसका एक एलिमेंट जो होता है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है ए बी और दूसरा रिएक्टेंट है सी। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की जगह ले लेना। तो यहाँ पे सिंगल रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एक एलिमेंट की क्या करता है, जगह को क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है ए बी, दूसरा रिएक्टेंट है सी। तो यहाँ पे जो सी जो है वो बी की जगह ले लेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ए सी के साथ जुड़ जाएगा तो ए सी बन जाएगा, प्लस इसको हम और क्या हो जाएगा, बी जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, सिंगल रिप्लेसमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट सी ने क्या करा है, बी सिंगल एलिमेंट बी को क्या करके रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह जो है ले ली है, इसको हम बोलते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये होगा कि दोनों रिएक्टेंट के जो एलिमेंट जो होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ओके, जैसे सपोज ये ए बी क्या है, एक रिएक्टेंट है, सी डी एक रिएक्टेंट है। ओके, तो ये जो ए एलिमेंट जो है वो सी के साथ जुड़ जाएगा और नया कंपाउंड बना लेगा ए सी। ओके, इसी तरीके से जो बी है वो डी के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी। मतलब दोनों कंपाउंड के जो दो दो एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने क्या कर लिया है, अपना मतलब एक दूसरे की मतलब क्या कर दिया, रिप्लेस करके क्या बना लिए हैं, नए कंपाउंड बना लिए। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे जो जितने भी ये जो सिंथेसिस रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, मतलब ओके, प्लस इसको हम क्या करेंगे, एग्जांपल से क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, सबसे पहली रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, जैसे नाम से ही आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, एक दूसरे के साथ क्या होना, जुड़ना। ओके,
इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, अ जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशंस गिवन हियर। ओके, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, हर रिएक्शन की क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस होती है। उस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट जो हमारा बनता है, उसको हम सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो होती है हमारी केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ए और बी। ओके, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुई है। ओके, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं ए और बी जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। ओके, कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी इसलिए बोलते हैं कि दोनों रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक नए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शंस का भी नाम देते हैं। क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो पहला एग्जांपल है वो है कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शंस मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। मतलब ये बताया गया है कि जब भी आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम को एयर के अंदर करते हैं, बर्न करते हैं। एयर का मतलब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं, जब आप जलाते हैं तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये जो रिएक्शंस जो होती है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, अब इसकी हम केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट कौन सा हो गया, पहला हो गया मैग्नीशियम, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, और दोनों रिएक्टेंट ने आपस में मिलकर क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो आपको ये इक्वेशन जो है वो पहले मतलब वर्ड में लिखनी है, पहली चीज। फिर इसके आपको सिंबल यूज करने हैं, दूसरी चीज। और फिर तीसरी बात है कि आपको ये रिएक्शंस जो होती है वो बैलेंस भी करनी है। ओके, मतलब बैलेंस करने का मतलब होता है कि मतलब केमिकल इक्वेशन की फॉर्म, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में आपको हर इक्वेशन को वहां पे एग्जाम के अंदर लिखना है। क्लियर। तो ये पहला एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल है व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शंस कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ओके, मतलब इसके अंदर ये है कि कार्बन को जब भी आप एयर के अंदर बर्न करते हैं, एयर के मतलब बर्न करने का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न करते हैं, तो हमेशा क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्लियर। इन दिस रिएक्शंस कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, कंबाइंड होती है, और इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक तो है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। ओके, ये दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, आपस में कंबाइन हो गए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए हैं दोनों रिएक्टेंट्स, और क्या बनाया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, एक प्रोडक्ट बनाया है। ओके, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ओके, ये है इसकी केमिकल इक्वेशन। ओके, वही मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन और मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या लिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सबसे पहले आपको वर्ड में लिखना है, फिर आपको उसके सिंबल यूज करने हैं, सिंबल यूज करने के बाद में आपको उस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस भी करना है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को आपको पता है कि O2 से रिप्रेजेंट करते हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको CO2 से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जब केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको सिंबल, इसके फॉर्मूले, जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके फॉर्मूले भी आपको क्या करते जाने हैं, समझते जाने हैं और लर्न करते जाने हैं, क्योंकि ये जब नेक्स्ट चैप्टर्स जो आने वाले हैं उसके अंदर आपको काफी इससे मतलब हेल्प मिलेगी। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का थर्ड एग्जांपल है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ओके, मतलब जब हाइड्रोजन जो होती है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। इस रिएक्शन को भी हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों क्या हो गए, कंबाइंड हो गए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो दो रिएक्टेंट है। ओके, और दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाई है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाई है। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन होती है, ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, इस केमिकल रिएक्शन को यदि आप सिंबल में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन को भी आप बैलेंस करके लिखते हो तो ये होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके,
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती है उसका फोर्थ एग्जांपल है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। ओके, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक तो है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है वाटर। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे दो कंपाउंड जो होते हैं, दो कंपाउंड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड भी आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं, केमिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो एलिमेंट भी मिलकर क्या बनाते हैं, एक मतलब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या फिर दो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाते हैं, या फिर दो कंपाउंड भी मिलकर यदि एक कंपाउंड बनाते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कुल मिलाके जो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद यदि आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो रिएक्टेंट है और इन दोनों रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। ओके, तो आपको यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO लिखना है, सॉलिड फॉर्म में होता है हमेशा। H2O हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, स्टेट को ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है। फिर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और ये हमेशा क्या होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्यूशन है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वस फॉर्म। क्लियर? तो इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या देखा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो ये रिएक्शन आपको पहले भी आ चुकी है, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं। ओके, इस रिएक्शन के अंदर एक आपको बहुत खास बात होगी कि इसके अंदर हमने क्या करा है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट जो बना है उसके पीछे हमने फिजिकल स्टेट क्या करी है, मेंशन करी है। क्यों करते हैं हम? क्योंकि कोई भी इक्वेशंस जो है, कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसकी आपको फिजिकल स्टेट जो होती है वो भी मेंशन करनी पड़ती है। क्लियर? अब हमारा फिफ्थ एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कि व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, और जो ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो दो रिएक्टेंट कौन से हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO, और ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन जिसको हम O2 से लिखते हैं। ओके, तो ये दोनों रिएक्टेंट ने आपस में मिला है और एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम भी क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो यहाँ पे मोनोऑक्साइड का मतलब होता है इसके अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, डाइऑक्साइड का मतलब होता है कि कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि यदि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये O2 लिखा ना है, O2। ओके, तो इसको मतलब इसका मतलब होता है कि कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर आपको क्या कर देना है कि इसको रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो आपको मेंशन करनी है। ये CO2 जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसकी फिजिकल स्टेट होती है गैस। ओके, तो ये जितने भी हमने पांचों एग्जांपल पढ़े हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पढ़े हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो एलिमेंट जो होते हैं, दो मतलब रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये दोनों रिएक्टेंट जो होते हैं वो दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं, पर ये तीनों मतलब दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनाएंगे। तो वो रिएक्शंस जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हमारी जो सेकंड टाइप की इक्वेशन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंसेस है, कोई भी मतलब रिएक्टेंट्स है, उसका क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ओके, मतलब कंपोजिशन का ब्रेक होना क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकंपोजेस इनटू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा कि कोई भी एक कंपाउंड जो होता है वो क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है, टूट जाता है। किसके अंदर टूटेगा और टूट के क्या बनाएगा, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है वो टूट के। ओके, जब एक कोई कंपाउंड टूटता है
तो वो मतलब क्या बना सकता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो सकता है। या फिर उससे क्या बनेंगे, उस एक कंपाउंड से क्या बन सकते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं उसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के अंदर डिकम्पोज हो जाए, या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के अंदर क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है वो एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एकदम अपोजिट होती है। हाउ, कैसे, आपको एक्सप्लेन करना है, इसको समझाना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे मैंने आपको समझाया है कि इसके अंदर क्या होते हैं कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स जो होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। ओके, इसके अंदर ब्रेक होता है, रिएक्टेंट्स जो होता है वो ब्रेक होता है। ओके, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर या जुड़कर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट ब्रेक होता है और वो दो या दो से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के क्या है, एकदम अपोजिट होती है। ओके, अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में फॉलोइंग टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। पहली बात, ओके, जब भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आपको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपको क्या करने पड़ते हैं, सिंबल यूज करने पड़ते हैं। हम बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसकी कंपोजिशन जो होती है उसके अंदर ब्रेक होगा और वो मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। सपोज यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट जो है, आप इसको मान लीजिए कोई भी, ये एक मॉलिक्यूल्स है। ओके, ए भी एक मॉलिक्यूल्स है। यदि इसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो इसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट्स जो कि उसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर? इसी तरीके से आप यहाँ पे सपोज ऐसा मानते हैं कि यदि ये क्या है, एक कंपाउंड है। ओके, तो ये कंपाउंड जो है वो भी किसके अंदर ब्रेक हो सकता है, अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड मतलब दो कंपाउंड और दूसरे नए कंपाउंड बना सकता है, या फिर दो एलिमेंट के अंदर क्या कर सकता है, ये डिवाइड हो सकता है। ऑल ओवर क्या होता है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके अंदर जो रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या होता है, दो ग्रुप, दो या दो से ज्यादा ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। और मतलब क्या बनाएगा कि सिंगल रिएक्टेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर ब्रेकअप होगा और उसमें क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या हमें मिलते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजिट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर ये डीकम्पोजिशन एग्जाम का पहला एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया है। यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड होता है। जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे मिलती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ओके, और जो आपको मिला है कैल्शियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला था CaO, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वो CO2। ओके, इस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो रिएक्टेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अपने मतलब किसके अंदर डिवाइड हो गया है, अपने मतलब इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक कंपाउंड है और इससे क्या बने हैं, दो नए कंपाउंड जो है वो हमें इसके अंदर मिले हैं। वो दोनों नए कंपाउंड कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्रेकअप होता है। ओके, ब्रेकअप होने से क्या मिलता है हमें, दो या दो से ज्यादा नए कंपाउंड जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। ओके, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो भी रिएक्शन आ रही है उसके अंदर आपको सारे फॉर्मूले जो है वो आपको लर्न करते हुए जाने हैं। सबके सिंबल आपको पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम को आप Ca से लिखते हो, कार्बोनेट जो होता है वो हमेशा CO3 से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो ऑक्साइड जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइन। ओके, मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। उसको हम बोलते हैं Ca, और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है CO2। जब भी आप ये कोई भी रिएक्शन होती है उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है। इस इक्वेशन के अंदर आपको पहली चीज आपको फिजिकल स्टेट जो होती
होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होती है उसके पीछे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि उसको आपको बैलेंस करके क्या होता है एग्जाम में लिखना पड़ता है, तभी आपको फुल मार्क्स वहां पे मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारी कंडीशन दी हुई है, आप इसको हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो जो भी कंडीशन आपको होती है उसको आपको हमेशा एरो के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका भी समझा रही हूँ, फॉर्मूले जो है वो भी आपको लर्न करवा रही हूँ बार बारी। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल है कि व्हेन फेरिक ऑक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोजेड इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके लिए हम OH जो है उसको यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जब आप फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड और वाटर्स जो होते हैं वो आपको एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर ये बताया गया है कि ये जो रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, डीकम्पोजिशन होने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो रिएक्टेंट कौन सा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो एक रिएक्टेंट है, इसके अंदर डीकम्पोजिशन हो रहा है और ये कंपाउंड ब्रेक होकर क्या बना रहे हैं, दो नए कंपाउंड बना रहा है। वो दोनों का कंपाउंड कौन से हैं, फेरिक ऑक्साइड और वाटर। ओके, अब वाटर का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद हो गया है, इसको हम H2O लिखते हैं। क्लियर? जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक का मतलब होता है Fe, तो यहाँ पे फेरिक को Fe से लिखा है, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखेंगे। ओके, यहाँ पे फेरिक की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो OH के बाहर आप कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर? इसी तरीके से इससे दो नए कंपाउंड बने हैं, फेरिक ऑक्साइड और वाटर। फेरिक ऑक्साइड में Fe, फेरिक को Fe, और ऑक्साइड जो होता है किसी भी ऑक्साइड को लिखने के लिए आप उसको पीछे O लगा देते हैं, फिर इसकी वैलेंसी को आप बैलेंस करते हैं, फिर आपको उसका क्या बनता है, केमिकल फॉर्मूला बनता है। ये आप ने मतलब 9th के अंदर पढ़ा होगा, तो ये सब फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए। ओके, तो कुल मिला के इस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड ने क्या करा है, उसके अंदर ब्रेक हुआ है। ओके, ब्रेक होके दो नए कंपाउंड बनाए हैं, फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अब जो डीकम्पोजिशन जो होता है वो फिर 3 तरह का होता है। ओके, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है वो 3 तरह की होती है। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, थर्ड होता है फोटो लाइटिक डीकम्पोजिशन। ओके, तो थर्मल का मतलब ये होता है कि यदि कोई डीकम्पोजिशन, किसी भी रिएक्टेंट के अंदर डीकम्पोजिशन यदि हीट की वजह से होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, थर्मल का मतलब होता है हीट। ओके, मतलब अगर आपको डीकम्पोजिशन करने के लिए यदि हीट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेड इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमने रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है। इस लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है एंड ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो इस रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है मतलब हमारे पास लेड नाइट्रेट की फॉर्म में एक रिएक्टेंट है, जब हमने इसको हीट किया है, हीट करने की वजह से यदि कोई रिएक्टेंट जो है उसके अंदर डीकम्पोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट क्या है, लेड नाइट्रेट है, और हमारे को प्रोडक्ट में क्या मिले हैं, जब हम इस रिएक्टेंट को हमने डीकम्पोजिशन किया है हीट की सहायता से, तो हमें दो से मतलब 3 नए प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। ओके, तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ है, ये जो रिएक्टेंट जो है वो हमारे डीकम्पोज हो गया है हीट की वजह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अब आपको मतलब सिंबल याद करने हैं तो लेड को आप Pb से लिखते हैं, नाइट्रेट को NO3 से लिखेंगे। लेड ऑक्साइड में मैंने बताया कि लेड के साथ आप ऑक्सीजन आप लिखनी पड़ती है, फिर वो केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के साथ यदि 2 ऑक्सीजन जुड़ी होगी तो उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे, और ऑक्सीजन गैस आपको पता है कि उसको हम O2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हुआ थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर क्या होता है कि हीट की वजह से यदि कोई रिएक्टेंट्स जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, इसमें ये बताया गया है कि इन द अबव एग्जांपल कंपाउंड इज डिकम्पोज बिकॉज ऑफ हीटिंग, सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब क्या हुआ है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है कि मतलब जो कंपाउंड है लेड नाइट्रेट वो हीट की वजह से डिकम्पोज हुआ है, टूटा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके,
अब दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि यदि कोई रिएक्टेंट्स जो होता है, यदि उसके कंपोजिशन के अंदर ब्रेक जो होता है यदि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड जो होता है वो मतलब किसके अंदर मतलब डिकम्पोज हो जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है, अपने सिंपलर कंपाउंड के अंदर ब्रेक हो जाता है, और किसकी वजह से होता है, जब आप उसके अंदर क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो कंपाउंड के अंदर यदि डिकम्पोज होता है वो टूटता है तो उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। लाइसिस का मतलब ये होता है टूटना। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई कंपाउंड यदि ब्रेक हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सपोज वाटर है, आप एक मतलब बीकर के अंदर वाटर ले लो और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो जो वाटर जो होता है वो क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर क्या हो जाता है टूट जाता है। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर भी क्या हुआ है कि मतलब रिएक्टेंट क्या है हमारे पास वाटर। ओके, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है इसके अंदर, हमेशा रिएक्टेंट जो होता है वो डिकम्पोजिशन के अंदर सिर्फ सिंगल होता है, और जब यदि ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और फिर ये टूट के क्या बनाता है, जो वाटर जिन जिन से मिलकर बना है, वाटर किससे मिला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, गैस से मिलकर बना है, तो ये उसके अंदर क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, तो इसके अंदर भी क्या हुआ है, इस डिकम्पोजिशन के अंदर भी क्या हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जब भी आप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है मतलब डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होगा जिस भी रिएक्टेंट के अंदर, जिस भी केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, अब जो हमारा थर्ड डिकम्पोजिशन है वो है फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। यदि कोई रिएक्टेंट्स या कोई भी सब्सटेंसेस जो होता है यदि लाइट की वजह से मतलब ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। ओके, तो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई कंपाउंड जो होता है वो सनलाइट की वजह से क्या होता है, या फिर सनलाइट की वजह से क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और फोटो डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। मतलब फोटो की वजह से, फोटो मतलब लाइट की वजह से टूटना, तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। ओके, इसका पहला एग्जांपल है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप सिल्वर क्लोराइड है उसको आप क्या रख दो, धूप के अंदर रख दो। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, लिक्विड होता है पहली चीज। ओके, जब आप इसको धूप में रखते हो तो ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किसके अंदर डिकम्पोज होगा, सिल्वर के अंदर, और क्लोरीन गैस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का डिकम्पोजिशन इसलिए बोला है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो है सिल्वर क्लोराइड वो सनलाइट की वजह से सिल्वर और क्लोरीन के अंदर क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, फोटो डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल है कि सिमिलरली व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज पुट अंडर सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस। ओके, जिस तरीके से हमने सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा उसी तरीके से आप सिल्वर ब्रोमाइड को भी यदि आप सनलाइट में रख दो, धूप के अंदर रख दो, तो वो भी क्या हो जाता है, सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस के अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे एज अ सिंगल रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड है, और यदि आप धूप में रखते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, दो नए प्रोडक्ट मिलते हैं, सिल्वर और ब्रोमाइड। ओके, यदि एक ही रिएक्टेंट से आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले तो उसको आप क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। यदि सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको आप बोल देंगे फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि सिल्वर का सिंबल आपको यूज करना है, एज से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमाइड जो होता है उसको हम Br से लिखते हैं। ओके, और मतलब यहाँ जो ब्रोमीन गैस निकलती है उसको G से, मतलब ब्रोमीन गैस जो है, ब्रोमीन गैस होती है उसको हम Br2 से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो फोटो डिकम्पोजिशन का तीसरा एग्जांपल है कि फोटोग्राफिक पेपर जो होता है हैज गॉट ऑफ सिल्वर क्लोराइड which turns into gray when exposed to sunlight. It happens because silver chloride is colorless while silver is gray metal. तो यहाँ पे ये बताया गया है
जो फोटोग्राफिक पेपर्स जो होता है उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की क्या होती है, कोटिंग होती है, एक लेयर चढ़ी हुई रहती है। जब आप इसको क्या करते हैं, धूप के अंदर एक्सपोज करते हैं फोटोग्राफिक पेपर को, तो वो मतलब उस मतलब फोटोग्राफिक पेपर को आप मतलब क्या कर रहे हैं, धूप के अंदर रख रहे हैं, तो वो जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है। और डीकम्पोजिशन होके क्या बनाते हैं, वो सिल्वर और क्लोरीन के अंदर क्या होता है, डीकम्पोज होता है। ओके, तो जो सिल्वर क्लोराइड जो था, ओके, जब इसको आपने धूप में नहीं रखा था तब ये ग्रे कलर का था, क्लियर। लेकिन जैसे ही आप इसको, ये डीकम्पोज होता है सिल्वर के अंदर, तो ये सिल्वर कलर कौन सा कलर का होता है, कलरलेस होता है। तो मतलब इसके अंदर हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो जनरली सिल्वर जो होता है वो कलरलेस होता है, ओके। लेकिन जो फोटोग्राफिक पेपर्स जो होता है वो किसके ऊपर, उसकी कोटिंग किसकी है, सिल्वर क्लोराइड की, इसलिए वो ये जो सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है उसके ऊपर, तो वो फोटोग्राफिक पेपर ग्रे कलर का है। लेकिन जब आप उसको धूप में रखते हैं तो उस फोटोग्राफिक पेपर का कलर जो होता है वो ग्रे से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि सिल्वर क्लोराइड को जब आप धूप के अंदर रखते हैं तो उसका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन होके क्या बनाता है, कलरलेस सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब इसके अंदर कि इसमें भी क्या है, फोटो डीकम्पोजिशन को समझाया गया है, फोटोलाइसिस को समझाया गया है कि इसके अंदर मतलब एक रिएक्टेंट है, वो क्या होगा, सनलाइट की वजह से क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर यदि डिवाइड हो जाता है तो उसको हम फोटो डीकम्पोजिशन कहते हैं। और फोटोग्राफिक पेपर का ग्रे से कलरलेस होना वो भी किसका एग्जाम्पल है, फोटो लाइसिस या फोटो डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ओके। अब हमारी जो तीसरी केमिकल रिएक्शंस है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि इसके अंदर क्या होगा कि कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट की जो प्लेस जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होते हैं कि एक कंपाउंड के जो एटम्स हैं या आयंस जो होते हैं वो किसी भी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे क्या होते हैं, जाकर मतलब मूव करके उसकी जगह पे जाके जगह बना लेते हैं, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक नया कंपाउंड बनता है और ऐसी और इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ओके। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड के जो एटम्स हैं, आयंस हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। कहाँ पे मूव करते हैं, दूसरे कंपाउंड में जाके मूव करते हैं। और दूसरे कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होता है या फिर एटम होता है या आयन होता है उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम इसलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड का सिर्फ एक एटम, एक आयंस जो होता है या फिर एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे कंपाउंड के अंदर जाके सिर्फ उस कंपाउंड के एक एलिमेंट या फिर एक एटम या फिर एक आयन को ही क्या करता है, अगर रिप्लेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ओके। या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलो या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस बोलो, दोनों एक ही चीज है, ओके। तो कुल मिला के जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह सकते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कह सकते हैं या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं, ओके। अब जो जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल इक्वेशंस एज फॉलोज। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी केमिकल मतलब इक्वेशन रिएक्शंस होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन के अंदर किस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना पड़ता है, जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनके सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक तो AB रिएक्टेंट 1 है और दूसरा रिएक्टेंट है C, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है तो वो क्या करता है कि ये जो C रिएक्टेंट मतलब जो C है मतलब जो रिएक्टेंट है उसके अंदर ये जो C एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है कि रिएक्टेंट AB के
जो ए एलिमेंट जो है या फिर ए एटम जो है उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ओके, और बी के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। क्लियर। और बी के साथ जुड़ के क्या करता है, एक नया कंपाउंड बनाता है BC, और ए को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ओके, तो इसलिए मतलब जो सी जो है वो क्या कर रहा है, ए को रिप्लेस कर रहा है और बी एक नया कंपाउंड बना रहा है BC। ओके, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके अंदर क्या हुआ है, ए की जो है पोजीशंस जो है वो इसके अंदर चेंज हो गई, ए और सी की जो पोजीशन दो जो है वो इस रिएक्शन के अंदर चेंज हो जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पहले ए और बी एक साथ मतलब जुड़े हुए थे, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो ए बी की जो पोजीशन, मतलब ए बी का जो पोजीशन था वो चेंज हो गया, बी सी के साथ जुड़ गया और ए जो है उसने एक अलग ही कंपाउंड बना लिया। ओके, और इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले ए बी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन सी जब इसके बीच में ए बी और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है तो वो सी क्या करता है, ए को रिप्लेस करके ए की जगह पे क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ओके, तो इस केमिकल इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों कहते हैं। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हमने क्या समझा है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, अब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है उसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है कि जब जिंक जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मतलब बनती है। ओके, तो इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब जो जिंक जो है, ओके, जिंक ने क्या करा है, जिंक ने ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जिंक जो है उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी ये जो हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर दिया है और हाइड्रोजन गैस के रूप में वो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलती है। ओके, और जिंक जो है वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो Cl जो है, क्लोरीन जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोरीन है उसके साथ में जुड़ जाता है और क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो जिंक ने है क्या किया है, मतलब जिंक ने मतलब हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है और हाइड्रोजन गैस बनाई है। ओके, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, और जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद मतलब क्लोरीन के क्या साथ जाके क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ओके, तो कुल मिला के जो मतलब ये रिएक्शंस जो होती है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसके अंदर क्या होता है कि मतलब एक एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा, वो दूसरे कंपाउंड के अंदर जाके दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, उसकी जगह क्या मतलब वहां पे जाके मूव करता है और उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन मतलब उसको वहां से किसी भी फॉर्म में निकाल देगा और उसकी जगह जाके क्या हो जाएगा, खुद सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ओके, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है उसका दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो जिंक जो होती है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और जिंक सल्फेट और क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। ये हमारी रिएक्शन है और ये जो रिएक्शंस जो है वो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो जिंक जो है उसने क्या करा है, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर जो है उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ओके, और कॉपर को रिप्लेस करके इस सल्फेट के साथ में क्या हो गई है, सब्स्टिट्यूट हो गई है और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और इस कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया कॉपर की फॉर्म के अंदर। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको हम ऑल्सो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक का एक एलिमेंट है, इसने क्या करा है, कॉपर के एक एलिमेंट को क्या किया है, रिप्लेस किया है। ओके, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे जिंक का सिंबल पता होना चाहिए, कॉपर को हम Cu से लिखते हैं, सल्फेट जो होता है उसको SO4 से लिखते हैं हमेशा, और जो जिंक सल्फेट है, सल्फेट को हमेशा SO4 से लिखेंगे, अगर जिंक है तो ZnSO4 कर देंगे और जो कॉपर है उसको आप क्या लिखेंगे, Cu से मतलब शो करेंगे। ओके,
अब ये अभी मैंने जो दोनों आपको एग्जांपल दिए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या है कि जो जिंक जो होता है वो क्या होती है, ये जो जिंक मेटल जो होता है दोनों ही रिएक्शन के अंदर, तो हमने देखा कि जो जिंक मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है। ओके, यदि ये जिंक मेटल जो होगी वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, तभी ये क्या करेगी, ये जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है उसको क्या कर पाएगी, रिप्लेस कर पाएगी। ओके, यदि हम जिंक की जगह एक ऐसी मेटल ले जो लेस रिएक्टिव हो, तो वो अगर कॉपर को अगर रिप्लेस नहीं कर पाएगी तो वहां पे कोई रिएक्शंस नहीं होती है। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यही होता है कि जो रिप्लेस कर रहा है, मतलब जो एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ओके, तभी रिएक्शन वहां पे पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, हमारी तीसरा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। When silver metal is dipped in copper nitrate, no reactions take place because silver metal is less reactive than copper. ओके, मैंने आपको यही बताया है कि जैसे हम सिल्वर को क्या करते हैं, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। ओके, तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो सिल्वर जो है वो क्या है, कॉपर के कंपैरेटिवली क्या है, लेस रिएक्टिव है। ओके, ये जो सिल्वर जो मेटल्स जो होती है वो इस कॉपर मेटल के कंपैरेटिवली क्या है, लेस रिएक्टिव है। ओके, तो ये अगर लेस रिएक्टिव है, अगर ये सिल्वर लेस रिएक्टिव है तो ये सिल्वर कॉपर को क्या कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, अगर रिप्लेस नहीं कर पाता है तो वहां पे कोई रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तभी पॉसिबल है तब मतलब जब रिप्लेस करने वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो दूसरे एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड में जाके उस कंपाउंड के एलिमेंट को क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होगी। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लर्न कर लेना है। सिल्वर जो है उसको हम Ag से डिनोट करते हैं, अर्जेंटीनम बोलते हैं सिल्वर को। सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो अर्जेंटीनम होता है, इसलिए इसको Ag से लिखते हैं। ओके, और नाइट्रेट जो होता है वो NO3 होता है। ओके, और कॉपर को हम लिखते हैं Cu। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, CuNO3 का होल ट्वाइस जो है ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको सारे फॉर्मूले जो है हर इक्वेशन के अंदर लर्न करते हुए जाने हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि सेम टू सेम कोई भी चीज वहां से आपको पूछी जा सकती है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या समझा है हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा है, जिसके अंदर क्या होता है कि यदि कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, मोर रिएक्टिव सिंगल एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, यदि किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर मूव करके एक ही एलिमेंट को क्या करता है, अगर रिप्लेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो हमारी लास्ट रिएक्शंस है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, जैसे नाम से मैंने बता दिया ना कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, प्लेस चेंज होता है। यदि एक कंपाउंड के एलिमेंट का प्लेस जो होता है अगर चेंज होता है दूसरे कंपाउंड के अंदर मूव करके, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि आपको दो कंपाउंड लेने पड़ेंगे और दो एलिमेंट्स जो होंगे वो अपनी पोजीशंस जो होगी उसको चेंज करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, reactions in which ions or are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reactions. Okay, तो इसमें मैंने आपको बताया आपको लेने पड़ेंगे दो रिएक्टेंट्स, वो तो ओके लेते हैं हम। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, आपको दो रिएक्टेंट्स के बीच के अंदर यदि आयंस जो होते हैं यदि वो एक्सचेंज होते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ओके, दो रिएक्टेंट्स के यदि आयंस या एलिमेंट्स यदि अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उससे क्या बनेगा, एक तो नया कंपाउंड बनेगा और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो नया कंपाउंड तो हर केमिकल रिएक्शन के अंदर बनता ही है, वो कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, नया प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है वो डिपेंड करता है, उसके बेस पे केमिकल रिएक्शंस का टाइप जो होता है वो डिपेंड करता है। ओके, अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है उसको हम अब केमिकल इक्वेशन के अंदर फॉलोइंग वे से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बता रही कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो मतलब रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट पार्टिसिपेंट बनते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दो आपको क्या लेने हैं, रिएक्टेंट्स लेने हैं। तो पहला रिएक्टेंट है AB और दूसरा रिएक्टेंट है CD। क्लियर? पहली बात। ओके, अब जो रिएक्टेंट 1 होते हैं उसके अंदर आपको क्या बनाने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिएक्टेंट AB है उसके अंदर पॉजिटिव आयन है A, और जो रिएक्टेंट B जो है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस जो है वो है C। ओके, क्लियर? इसी तरीके से जो रिएक्टेंट
ए बी है उसके अंदर बी जो है वो नेगेटिव आयंस है, और जो रिएक्टेंट सी डी है उसके अंदर डी जो है वो नेगेटिव आयंस है। ओके, तो कुल मिला के क्या है कि ये जो रिएक्टेंट ए और हमारे पास दो रिएक्टेंट हो गए ए बी और सी डी। ओके, इसके अंदर ए और सी जो है वो क्या है, पॉजिटिव आयंस है। ओके, और जो बी और डी जो है वो नेगेटिव आयंस होते हैं। ओके, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उससे पहले क्या बनते हैं, पॉजिटिव और आयंस और नेगेटिव आयंस बनते हैं। क्लियर, पहली चीज ये होती है, तभी आयंस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही केमिकल रिएक्शंस होती है। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट ए बी का जो पॉजिटिव आयंस जो है वो वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, रिएक्टेंट बी के नेगेटिव आयन के साथ में जुड़ जाएगा, मतलब ए डी के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट ए डी बनाएगा। ओके, पहली चीज। इसी तरीके से जो रिएक्टेंट ए बी का जो पॉजिटिव आयन है बी, वो मतलब किसके साथ जुड़ जाएगा, रिएक्टेंट सी डी के सी के साथ में जो नेगेटिव सी आयन है ना उसके साथ में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट सी बी बनाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये होता है कि जो रिएक्टेंट के जो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयन दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन से जुड़ता है, और दूसरे का जो नेगेटिव आयन होता है वो पहले वाले रिएक्टेंट के पॉजिटिव आयन से जुड़ता है और क्या बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुल मिला के कुल मिला के जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो मतलब दो रिएक्टेंट्स के जो आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड react with the solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride. Okay, तो इसमें ये बताया गया है कि जो बेरियम क्लोराइड होता है वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है, पहली चीज। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो बेरियम जो होता है वो कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है। ओके, ये क्या करेगा, और जो सोडियम सल्फेट के अंदर कौन सा नेगेटिव आयन है, सल्फेट आयन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा क्योंकि ये एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बेरियम सल्फेट बनाएगा। ओके, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि ये जो Cl जो होता है बेरियम क्लोराइड के अंदर, जो ये Cl है क्लोराइड जो है वो नेगेटिव होता है और सोडियम पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये सोडियम जो होता है इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, क्लोराइड के साथ जुड़ के बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो देखा ना आपने कि इनके अंदर क्या होते हैं कि रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के जो आयंस जो होते हैं, पहले आयंस बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे, और मतलब फिर क्या होता है, आयंस बनने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने के बाद फिर क्या होता है कि एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन से जुड़ जाता है और दूसरे का नेगेटिव आयन जो होता है वो पहले वाले के क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन के साथ क्या होता है, कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, और पहली चीज जो आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले में जनरली क्या होता है कि जो पहले लिखा हुआ था वो पॉजिटिव आयन होता है, जैसे Ba जो है वो पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl जो है वो नेगेटिव है और SO4 जो है वो नेगेटिव है, तो बेरियम जो होता है वो क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ में जुड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनाता है। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्यों कहते हैं वो आपको समझना है। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो रिएक्टेंट होके इसके अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएंगे, तो सोडियम पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड जो है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोराइड जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो रिएक्टेंट का मतलब एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयंस जो होता है, सोडियम जो होता है वो दूसरे रिएक्टेंट के क्लोराइड नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन से कंबाइंड होगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेगेटिव आयंस जो होता है वो OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाता है। ओके, तो इस रिएक्शन के अंदर भी आपने देखा कि दोनों जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसके अंदर हमने क्या बनाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना लिए। इसके अंदर भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाए हैं, इसमें भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाए हैं।
फिर रिएक्टेंट 1 का जो पॉजिटिव है वो रिएक्टेंट 2 के नेगेटिव आयन से कंबाइन होगा, रिएक्टेंट 2 का जो पॉजिटिव आयन है वो मतलब इसके मतलब जो रिएक्टेंट 1 के नेगेटिव आयन से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शंस जो है वो मतलब एग्जांपल जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। ओके, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यदि कोई प्रेसिपिटेट बनता है, ओके, जैसे बैरियम सल्फेट का क्या बना था, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ था वहां पे, तो उस रिएक्शन, उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ओके, इसी तरीके से जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर यदि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यदि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, मतलब जब भी आप कोई एसिड और बेस को मतलब मिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ओके, और क्या बनाते हैं, हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो उस रिएक्शन में होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है कि एसिड ने क्या करा है, बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हो रही है उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी उसको कह सकते हैं या कहते हैं। ओके, तो कुल मिला के जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो गई वो दो तरह की हो सकती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक तो हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी हो सकती है। यदि क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। यदि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यदि एसिड और बेस के बीच में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो उसको उस कंडीशन के अंदर हम उसको क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, तो आपका ये यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस का जो टाइप्स जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो क्या है पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।